स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? ओके, तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, वहां तक हमने डिस्कशन किया था। ओके, अब यहाँ पे बच्चों ये जो हमने लास्ट में सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन किया। किसके बारे में? स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम में दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ओके। और दोनों स्पेक्ट्रा में हमने अच्छे से स्टडी की कि किसको एमिशन कहते हैं और किसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ओके। इसके बाद हमने ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था उसमें देखा कि हमको एक ब्लैक लाइन मिलती है, और ब्लैक लाइन का मतलब होता है नो कलर। अब जब वो ब्लैक लाइन हमको मिलती है तो यहाँ पे हमने ये ब्लैक लाइन को अच्छे से स्टडी करने के लिए देखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल ब्लैक लाइन नहीं है, पर यहाँ पे तो बहुत सारी ब्लैक लाइन है, बहुत सारी ब्लैक लाइन है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने स्टडी किया? तो बामर ने स्टडी किया। और ये कौन सा गैस लेके स्टडी किया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी किया, ओके। अब उन्होंने ये जो सारी ब्लैक लाइन थी उनकी वेवलेंथ निकाली, वेवलेंथ को काउंट किया, सम किया। तो वो जो वेवलेंथ थी वो कितनी मिली? तो हमने यहाँ पे देखा था, ये आप देख रहे हो 656, 486, 454, 410, ये सारी ब्लैक लाइन की वेवलेंथ मिली हमको, ओके। अब यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो कि बामर फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला था जिससे हमको ये वेवलेंथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हमने वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम लिया, और हाइड्रोजन एटम में से बहुत सारी लाइट निकलती है। कुछ विजिबल लाइट निकलती है, और इंफ्रारेड लाइट निकलती है, अल्ट्रावायलेट वायलेट लाइट भी निकलती है। तो बामर ने किस लाइट के लिए इसको स्टडी किया? तो बामर ने इसको स्टडी किया विजिबल लाइट के लिए। किस लाइट के लिए? विजिबल लाइट के लिए, ओके। अब यहां से इसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया। तो इसके बाद हमने देखा कि और एक साइंटिस्ट जो था लेमन, लेमन ने भी अपना एक सीरीज दिया, ओके। और लेमन का सीरीज क्या था? तो उसने यहाँ पे फॉर्मूला दिया 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1² माइनस 1/n स्क्वेयर। ए लेमन सीरीज थी। यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा? मुझे कोई बताएगा? n कहाँ से स्टार्ट होगा? गिव मी रिप्लाई। n कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों?
नो आइडिया। मीत, जैनिल, टू, नैतिक, टू से स्टार्ट होगा। यस, वेरी गुड। और कोई? तो एन कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? टू से स्टार्ट होगा। हमने कल यहां पे लिखा था कि अगर यहां पे टू है तो एन कहां से स्टार्ट होगा? 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट होता है। और अगर यहाँ पे एन इज 1 है तो एन कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। मीन्स 2, 3, 4, 5 ऐसे। ओके। और लेमन ने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो हाइड्रोजन में से निकलने वाली कौन सी लाइट के लिए अपनी सीरीज निकाली? तो उसने निकाली अल्ट्रावायोलेट। अल्ट्रा वायोलेट। ओके। अल्ट्रावायोलेट यूवी रेस के लिए निकाला, बरोबर है। तो ये इनका फॉर्मूला था। चलिए, इसमें समझ में आया। उसके बाद और एक साइंटिस्ट ने अपना सीरीज दिया, पास्चन सीरीज। पास्चन इज ऑल्सो साइंटिस्ट। 1 अपॉन लैम्डा is equal to r 1 upon 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा? चलिए बताइए। n इज इक्वल टू 4। ओके, ओनली नैतिक, इसका मतलब बाकी सब नहीं सुन रहे हैं। यस जैनिल, n कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? 4 से स्टार्ट होगा। ओके, तो n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 ऐसे। ओके। और एक इसकी कौन सी लाइट के लिए था? तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लाइट के लिए था। ओके। इसके बाद तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और पास्चन के बाद हमने देखा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन कहाँ से होगा? 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, हियर n इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 5, 6, 7। ओके। इसके बाद फंड सीरीज, फंड सीरीज, फंड सीरीज कहां से स्टार्ट होगा? 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू यस आर 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है? फंड सीरीज। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 6, 7, 8 अप इंफिनिट। ए ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड के लिए था और फंड सीरीज भी इंफ्रारेड लाइट के लिए था। तो ए कौन सी लाइट के लिए है? इंफ्रारेड। तो फंड सीरीज फॉर इंफ्रारेड एंड हियर ब्रैकेट सीरीज इज ऑल्सो इंफ्रारेड। ओके, तो ब्रैकेट और फंड दोनों साइंटिस्ट ने किसके लिए रिसर्च किया? इंफ्रारेड के लिए यहाँ पे अपना सीरीज बनाया, बरोबर है। चलिए, इसमें क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से इसको समझना है कि इसमें हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको एक के बाद एक याद रखना है। देखिए, बामन ने सबसे पहले रिसर्च किया पर उसने विजिबल लाइट की रिसर्च के लिए रिसर्च किया तो उसने 2 नंबर से स्टार्ट किया। उसके बाद लेमन ने किया तो लेमन ने अल्ट्रावायोलेट के लिए किया, मतलब उसने 1 से स्टार्ट किया। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कौन सी सीरीज है? पास्चन सीरीज।
ओके, तो पास्टियन सीरीज में कहाँ से स्टार्ट होगा, किसके लिए है, कौन सी लाइट के लिए है, वो सब आपको इसमें याद रखना है। इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो सकते हैं। बरोबर है, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस अलग अलग सीरीज के लिए आएंगे, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ओके, अब देखिए इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो हमने सबके लिए ए फाइंड किया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस फॉर्मूला के ही लेते हैं, इस फॉर्मूला के लिए हम समझ लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। हियर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा है ना, ये देखिए आप क्या है 1 अपॉन लेमडा। अगर 1 अपॉन लेमडा है तो देखिए इस लेमडा को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो 1 अपॉन लेमडा न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या आएगा न्यू अपॉन सी। क्या आएगा बच्चों, न्यू अपॉन सी। तो 1 अपॉन लेमडा की जगह पे न्यू अपॉन सी रख सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर 1 अपॉन, यहाँ पे हम नोट करते हैं 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी सीरीज हो, 1 अपॉन लेमडा की जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू आर 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लियर है, आया समझ में? ओके, तो ये हम फ्रीक्वेंसी भी यहां से निकाल सकते हैं। निकाल पाओगे आप फ्रीक्वेंसी? यस। और बच्चों फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे आप? यस, हम अच्छे से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने ये पूरा जो सीरीज के बारे में स्टडी किया, स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया, तो ये हमने अच्छे से स्पेक्ट्रा तो स्टडी किया। अब हमने अभी तक दो साइंटिस्ट के मॉडल के बारे में स्टडी किया है। फर्स्ट वन इज अ थॉमसन मॉडल। पहले हमने क्या स्टडी किया, थॉमसन मॉडल के बारे में। बरोबर है, तो हमने सबसे पहले देखिए कि हाँ ये वाला, ये थॉमसन मॉडल स्टडी किया। बरोबर है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना बच्चों? ओके, उसके बाद ये जो थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल को हमने स्टडी किया, तो उसमें हमको थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक सिग्निफिकेंस मॉडल नहीं था। आज हम इसको ज़्यादातर स्टडी भी नहीं करते हैं। सिर्फ हमको यहाँ से इतना समझ में आया कि उसने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज इज रैंडमली लोकेलाइज्ड इन एटम। कहीं कहीं पे हमको वो पॉजिटिव चार्ज दिखते हैं। बरोबर है, उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल स्टडी किया, और उसने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज लोकेलाइज्ड इन सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज मूविंग अराउंड देम। और हमने इसके बाद इसको और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके स्टडी किया, और अभी तक हम इसको समझते आ रहे हैं। बरोबर है, अब ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें भी थोड़ा बहुत एरर आने लगा। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें भी थोड़ा बहुत एरर आने लगा। अब वो एरर क्या था, एरर क्या था रदरफोर्ड के मॉडल में, क्या एरर था? तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो एरर था उसको करेक्शन किया बोर्स ने, और बोर्स ने अपना एक नया मॉडल प्रेजेंट किया। और आज हम जो करंटली स्टडी करते हैं, आप केमिस्ट्री में स्टडी करते होगे, या तो वो हम कौन सा मॉडल स्टडी करते हैं, बोर्स मॉडल स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसको हम पहले, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए
रदरफोर्ड के मॉडल में जो प्रॉब्लम था उसको यहाँ पे समझिए। इसके लिए यहाँ पे देखिए इसको, हाँ ओके, देखिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि पॉजिटिव चार्ज इज इन सेंटर, मतलब ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज ये ऐसे मूव करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों स्क्रीन, स्क्रीन और मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? ओके ओके ओके, चलिए। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल है जो इसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज इज इन सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज इज मूविंग अराउंड देम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम क्या था? तो रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जब मूव करता है तो इसमें से एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलता है। अब इसमें से जैसे ये एनर्जी निकलेगी, एनर्जी मीन्स लाइट निकलती है, ये जैसे एनर्जी निकलती है, ये देखिए ये क्या निकलती है, एनर्जी, एनर्जी निकलती है। अब जैसे इसकी एनर्जी निकलती है तो हमने क्या देखा कि इस इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि इसमें से एनर्जी निकलेगी तो उसकी अपनी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब वो ऐसे घूमता रहता है, इस ऑर्बिट में वो ऐसे घूमता रहता है, देखिए ऐसे इसके ऊपर ऑर्बिट के अंदर ऐसे घूमता रहता है, और जैसे घूमता रहता है वैसे ही वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता रहता है। ओके, ये एनर्जी रिलीज करता रहता है, पर उसकी अपनी एनर्जी अगर कम होती है तो हमने देखा कि धीरे धीरे वो जो है वो वन मिनट बच्चों, એકના કારણે આપણે બધું પણ તમે તમારું વર્ક ચાલુ જ રાખજો, પણ અત્યાર માટે એવું થોડું ચાલુ હું તમને કોલ કરું પછી સામે, કેમ કે આ નેટવર્કના કારણે પણ પેલી બુક લઈ લીધી। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिलीज करता है और अपनी एनर्जी कम होती है। अब अपनी एनर्जी खुद की एनर्जी इसमें से डिक्रीज होगी तो ए धीरे धीरे ए ऐसे मूव करते करते कहाँ पे जाके गिरेगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये समझ में आया बच्चों कि उसकी खुद की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे कहाँ पे जाके गिरेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरेगा। अब जैसे वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरता है तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे वो यहाँ पे आके गिर गया। ये समझ में आया बच्चों कि उसकी अपनी एनर्जी वो रिलीज करता है, अंदर से रेडिएशन निकालता है। ये जब रेडिएशन निकलेंगे, रेडिएशन निकलेंगे तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो यहाँ पे ये एक एरर था किसके अंदर, रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर। तो दिस इज द एरर, this is the error in Rutherford's model। ओके,
तो ये एक बड़ा एरर था। अब इसको किसने करेक्शन किया? बोर्स ने। तो देखिए, हम अभी जो स्टडी करने वाले हैं वो बोर्स मॉडल स्टडी करने वाले हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसको स्टडी करने के लिए हमको बोर्स ने 3 पोस्टुलेट दिए हैं। क्या दिए? 3 पोस्टुलेट दिए। उस 3 पोस्टुलेट को हम समझते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट यहाँ पे है, उसको हम बोर्स एटॉमिक मॉडल, और इसको भी हम ऐसे नोट करेंगे, बोर्स पोस्टुलेट, पोस्टुलेट। ओके। अब याद रखिए कि बोर्स ने अपना पूरा मॉडल इस पोस्टुलेट से हमको समझाया। तो पहला पोस्टुलेट हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट, इफ इलेक्ट्रॉन, if electron is, if electron is 1 minute, अरे कही हो ना सूरज सर ने, सूरज सर, हाँ, आसक्ति बहनी जगह सूरज। if electron is moving in stable orbit, stable orbit, it doesn't radiate energy, radiate energy। ओके। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। अब ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है इसको जरा आप अच्छे से समझिए कि इसमें क्या है और इसने कैसे करेक्शन किया। तो देखिए, हमको बोर्स ने ऐसा समझाया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेगा, जैसे यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रहना चाहिए एनर्जी के हिसाब से, वो अगर इसी ऑर्बिट में मूव करेगा, जिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रहना चाहिए एनर्जी के हिसाब से, जिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रहना चाहिए, और वो अगर इसी ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो उसमें से एनर्जी लॉस नहीं होगी, उसमें से एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। इट डजंट रेडिएट एनर्जी, उसमें से एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? तो उसने बताया कि अगर वो फिक्स स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसकी अपनी एनर्जी जो लॉस हो रही थी, हमने यहाँ पे देखा ना कि उसकी एनर्जी लॉस होती है और वो धीरे धीरे कहाँ पे आके जाके गिरता है, तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। पर वो अपनी एनर्जी जो है वो अपनी एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेगा, तो उसकी अपनी एनर्जी जो ए रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलती है, वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगी, और उसके लिए उसको फिक्स ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा। और आपको पता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में, वो आपको पता है। तो अगर वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और घूमेंगे तो उसकी अपनी एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये इसने हमको फर्स्ट पोस्टुलेट दिया। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? चलिए, फर्स्ट पोस्टुलेट में समझ में आया, बोर्स का जो करेक्शन है वो समझ में आया रदरफोर्ड के मॉडल में। यस और नो बच्चों? रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एनर्जी लॉस होती है, पर बोर्स ने क्या किया कि अगर वो एक अपनी स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसकी अपनी एनर्जी लॉस नहीं होगी। क्लियर है? ओके। तो ये आपको अच्छे से समझना है। सेकेंड ऑर्बिट मतलब सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? तो सेकेंड पोस्टुलेट में देखिए,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is integer multiple of orbit. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो L इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑर्बिट, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिट के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई में होता है, मतलब n के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब ये एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में होता है, मतलब क्या, तो यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे नंबर ही रख सकते हैं। चलिए, अगर मैंने इफ n इज इक्वल टू 1, सो L इज इक्वल टू कितना आएगा, H अपॉन 2 पाई। चलिए n इज इक्वल टू 2 कर दिया, देन L इज इक्वल टू कितना आएगा, H अपॉन पाई। इफ n इज इक्वल टू 3, देन L इज इक्वल टू कितना आएगा, 3H अपॉन 2 पाई। इफ n इज इक्वल टू 4, देन L इज इक्वल टू 2H अपॉन पाई। ओके, पर यहाँ पे वो एक भी ऐसी ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम 1.5 होगा, 2.5 होगा या 1/3 होगा, ऐसी कोई भी ऑर्बिट में वो मूव नहीं करेगा। समझ में आए, मतलब उसका हम यहाँ पे ऐसे देंगे कि ए फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अगर वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे जा सकता है या यहाँ से यहाँ आ सकता है, पर बीच में घूमना अलाउड नहीं है। समझ में आया, मतलब वो इंटीजर मल्टीपल के ऑर्बिट में ही मूव करेगा। समझ में आ रहा है, बीच में कहीं भी मूव नहीं कर सकता। यहाँ पे स्पेस है पर यहाँ पे वो मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, पर वो अपनी ऑर्बिट में ही मूव करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, L इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। चलिए, सेकेंड पोस्टुलेट क्लियर है, सेकेंड पोस्टुलेट समझ में आया बच्चों। यस, इसका मतलब वो बीच में कहीं भी घूम नहीं सकता, वो ऑर्बिट टू ऑर्बिट ही मूव कर सकता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट जो है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, तो थर्ड पोस्टुलेट में यहाँ पे हम नोट करेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स। देखिए, ए एक ऑर्बिट है जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इज इक्वल टू 1। ए सेकेंड ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2। ए थर्ड ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 3, और ए फोर्थ ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको किसी तरह एनर्जी दी, कुछ भी लाइट दे के एनर्जी दी। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और डायरेक्टली इस ऑर्बिट में चला गया, बीच में तो रहना अलाउड नहीं है, तो वो कहाँ पे गया, सीधा यहाँ पे पहुंच गया। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, तो अब इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे जब था तो उसके पास एनर्जी था E इनिशियल, यहाँ पे पहुंचा तो उसके पास एनर्जी है E फाइनल, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ, तो E इज इक्वल टू E इनिशियल
माइनस ई फाइनल। आपकी बुक में ऐसा लिखा है इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, आप फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स। इसको और हम क्लियर करेंगे जब हम एनर्जी लेवल्स आगे जाके स्टडी करेंगे तब। क्लियर है? तो चलिए, इतना समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? तो ये 3 पोस्टुलेट हमको बोर्ड्स ने समझाए। पोस्टुलेट नंबर 1, 2 और 3 कि 1 में क्या होता है, 1 के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 2 के हिसाब से क्या कर सकते हैं और 3 के हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो 1 में क्या बोला कि ए इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेगा तो उसमें से एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि वो ऐसे ही ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिस ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर इंटीजर मल्टीपल में हो। थर्ड में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स मॉडल। अब इसकी छोटी मोटी यहाँ पे कैलकुलेशन दी है जिससे हम उसकी एनर्जी और सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। बरोबर है? देखिए, इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसको कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए वाला जो टॉपिक है, पहले हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टडी किया और फिर उससे हमने उसका कैलकुलेशन किया। ओके, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी निकाली। बराबर है? अब वैसे ही हमने अभी कौन सा मॉडल स्टडी किया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अब हम उसका भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल। ओके, इसमें देखिए हम एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू L। एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। ओके, और एक एंगुलर मोमेंटम हमने क्या निकाला, NH अपॉन 2 पाई। क्लियर है? अब R क्रॉस P पर P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू mv। तो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। चलिए, ये फॉर्मूला हमको मिला। क्यों हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे एडजस्ट किया? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना होना चाहिए, NH अपॉन 2 पाई, और वो किसके इज इक्वल टू होता है, तो ए भी एंगुलर मोमेंटम ही है। जब ऑब्जेक्ट, हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P mvr, जब वो मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होता है। तो हमने क्या किया, इजीली दोनों को कंपेयर कर लिया। अब यहां से हम R को सब्जेक्ट बनाते हैं, R को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या होगा, NH अपॉन 2 पाई इंटू M इंटू V। चलिए, ये फॉर्मूला मिल गया रेडियस का। किसका फॉर्मूला मिला बच्चों, रेडियस का। ओके, अब हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। कहां से, तो हम यहां से निकालेंगे रदरफोर्ड के मॉडल से। देखिए, ये रहा फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर। तो देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर। अब मैं इस r की वैल्यू
आर का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, आर इज इक्वल टू क्या है, एन एच टू पाई एम बी, बरोबर है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो देखिए यहाँ से v स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर इज यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एम, इतना तो मैंने रख दिया। अब आर की जगह पे हम ए वैल्यू रखते हैं, पर आर डिनोमिनेटर में है तो एन एच यहाँ पे, और ए कहाँ पे जाएगा, 2 पाई एम इंटू वी। ओके, अब देखिए यहाँ से इसमें क्या कैंसल आउट होगा, तो एम कैंसल आउट होगा और बाकी तो कुछ कैंसल नहीं दिख रहा है। पाई पाई कैंसल होगा, पर पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों ऐसे ही नहीं रहने देंगे, तो देखिए वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ, 1/n, 1/n ई स्क्वेयर, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या है, 1/h रह गया। ओके, और यहाँ पे v भी है ना, ये देखिए v इज इक्वल टू m इंटू वी, 2 पाई m इंटू वी। ओके, और ये जो 2 पाई है उसको मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, h/2 पाई, इसको नीचे लिख दिया। अब इस तरह से v कैंसिल हो गया, तो v का फॉर्मूला क्या मिला, 1/n ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/, यहाँ पे h/2 पाई, आप ऊपर भी लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर v, वेलोसिटी। ओके, ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्मूला था वेलोसिटी का, पर एक किसके मॉडल का था, रदरफोर्ड मॉडल का, और ये हमने किसके लिए निकाला, बोर्स मॉडल के लिए। तो 1/n ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/h/2 पाई। चलिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से यस और नो, इसमें समझ में आया बच्चों, यस। ये आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, बरोबर है। अब देखिए मुझे ये आर का फॉर्मूला निकालना है, आर का फॉर्मूला, तो NH/2 पाई m इंटू वी, ये फॉर्मूला है। अब v की जगह पे हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला हम रख सकते हैं, ये जो v का फॉर्मूला मिला वही हम रख सकते हैं। ओके, 1/n ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे हम इसको सम करते हैं। देखिए r इज इक्वल टू NH/2 पाई m इंटू वी। ओके, तो r की जगह पे NH/2 पाई m, और v का वैल्यू हम यहाँ से पुट करते, देखिए v इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये 2 पाई को भी हमें अभी ऊपर ले लेता हूँ, तो ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इंटू 2 पाई डिनोमीटर में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ई स्क्वायर इंटू 2 पाई, ऊपर क्या चला जाएगा, तो n 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एच, यहाँ पे n 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एच। ओके, अब इसको जरा क्लियर कीजिए, क्या आया इसमें से फॉर्मूला, तो r इज इक्वल टू
एन इंटू एन एन स्क्वेयर, एच इंटू एच एच स्क्वेयर। देखिए एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे 2 इंटू 2 4 पाई स्क्वेयर एम इंटू ई स्क्वेयर, बरोबर है। अब यहां से क्या कैंसल आउट होगा, तो देखिए ये तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ही, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसीलिए हम इसको रखते हैं। अगर नहीं भी रखते तो भी ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, बरोबर है। तो ये आपको आर का फॉर्मूला मिला। अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहते हो तो देखिए यहाँ से एक पाई कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा एन स्क्वेयर, इसको यहाँ पे रखते हैं, एच स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 और पाई एम इंटू ई स्क्वेयर, ये भी आर का फॉर्मूला हुआ, ये भी किसका फॉर्मूला हुआ आर का फॉर्मूला हुआ। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने आर का फॉर्मूला निकाला, वी का फॉर्मूला निकाला, दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आएंगे, आप बुक में देखना। अब इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमको यहाँ से एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो हम एनर्जी का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे एनर्जी का कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, सोचिए जरा, हमको एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे। देखिए देखिए आप अच्छे से, ये देख रहे हो आप, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, बरोबर है। इसमें आप एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेशन कर सकते हैं, बरोबर। तो इसमें आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन करना, वो हम देखेंगे। पर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू क्या मिलेगा एच स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 पाई एम ई स्क्वेयर, ये मिला। तो n इज इक्वल टू 1, तो एक किस ऑर्बिट के लिए रेडियस होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। n इज इक्वल टू 2 तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए। पर जब ए आर इज n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा उसको हम बोलेंगे बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। तो बोर्स रेडियस किसको बोलेंगे, बोर्स रेडियस मीन्स क्या n इज इक्वल टू 1। तो इस बोर्स रेडियस को हमने सिंबल दिया ए नॉट, है तो फॉर्मूला वही, पर इस रेडियस को हमने अलग सिंबल दे दिया ए नॉट, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया एच स्क्वेयर एप्सिलॉन 0 पाई एम इंटू ई स्क्वेयर। चलिए ये समझ में आया आपको, ये क्लियर है बच्चों। ओके, तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ओके, जो मतलब बोर्स रेडियस हो गया, बोर्स रेडियस मतलब एन इज इक्वल टू 1, तो उसको हम बोर्स रेडियस बोलेंगे, बरोबर है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, क्लियर है। ओके, अब हम एक पॉइंट यहाँ पे समझना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी का कैलकुलेशन है, एनर्जी का कैलकुलेशन वो भी आप कर सकते हो। तो देखिए हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, तो एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम लेते हैं
माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ओके, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये हमने कहाँ से निकाला, बोर्स मॉडल से, सॉरी रदरफोर्ड के मॉडल से, यूजिंग रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके, अब इसमें देखिए E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन 0। अब R की जगह पे हमको ये वैल्यू रखना है, ये वैल्यू। तो देखिए R की जगह पे हम वैल्यू रखते हैं एन स्क्वायर डिविडेशन में आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या चला जाएगा पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या कैंसिल होगा, यहां से एक पाई कैंसिल होगा, बरोबर है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बरोबर है। तो ई का फॉर्मूला क्या मिला, माइनस ई रेज टू 4 एम डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिला बच्चों, क्लियर है। अब इसमें देखिए कौन से कांस्टेंट है, E is a constant, m is a constant, mass of electron 8 is a constant, epsilon 0 is a constant, h is a constant, but n is a not constant, क्योंकि n तो हम चेंज करते हैं, तो इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो देखिए चलिए यहाँ तक रखते हैं। अभी थोड़ा टाइम, दूसरा भी लेक्चर है, तो इसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, पर ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। क्लियर है बच्चों, आएगा समझ में। तो यहाँ तक इस लेक्चर को हम रखते हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, अच्छे से समझने हैं, और अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल पुट values of this constant and simplify this equation and derive the value of energy. Okay, thank you.